नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। हमारे देश में यूं तो अब भी हिजाब, नकाब, अजान का लाउड स्पीकर सभी चुनावी मुद्दों में शामिल हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस पर्दे की जो राजनीति के असली मुद्दों को छिपाने में इस्तेमाल कर लेता है। संत रविदास की आज 645वीं जयंती है। उत्तर प्रदेश में जब अभी 5 चरण और पंजाब में इकलौते चरण की वोटिंग बाकी है, तब आज संत रविदास की जयंती में राजनेता पहले के मुकाबले और ज्यादा सक्रिय रहे। संत रविदास ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। राजनीति ने क्या उसी भाव को दलित वोट चंगा तो मुट्ठी में सत्ता की गंगा बना लिया है। जहां एक तरफ संत रविदास के दिखाए रास्ते पर चलने की बात हर दल, हर नेता की जुबान पर आती है, लेकिन हमारे देश के दलित नागरिकों के साथ आज भी हमारे समाज में छुआछूत, भेदभाव और अपराध है। तब क्या आज के दिन संत रविदास मंदिर और रविदास धाम में जाना सिर्फ वोट के लिए दलितों से प्रेम दिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा है? संत रविदास जयंती से 6 दिन पहले मध्य प्रदेश का छतरपुर, वर्षों से जहां दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, पुलिस अधिकारी को वहां खुद आकर सुरक्षा देनी पड़ी ताकि दलित समाज का दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जा सके। क्या भी ऐसी छुआछूत समाज से न खत्म कर पाने वाली राजनीति पर्दा डालने के लिए संत रविदास जयंती पर समानता का संदेश देने वाले संत के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करती है? क्या चुनावी माहौल में दलितों का वोट पाने के लिए ही संत रविदास की जन्मस्थली में लंगर का प्रसाद बांटने वाली सेवा की जाती है? क्या उत्तर प्रदेश में हर 5 में 1 वोटर दलित और पंजाब में हर 5 में 2 वोटर दलित होने के कारण है संत रविदास जयंती पर दलितों के वोट पाने की सियासत का ये प्रेम है जो वाराणसी में संत रविदास के जन्म स्थान पर बने मंदिर में उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। दिल्ली से वाराणसी तक ये 5 तस्वीरें देखकर कहानी आगे बढ़ाएंगे, जहां प्रधानमंत्री दिल्ली में संत रविदास विश्राम धाम में दर्शन करते हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंचते हैं। क्या ये सब चुनावी राज्यों में दलित वोट को लुभाने के लिए नहीं है? तो लोग इस पे राजनीतिक व्यू देख रहे हैं। उनको रविदास जी ने रोका कोई है? वो मंदिरों में आए, देखें, आए जाएं। और संत रविदास जी के प्रति जो उनकी आस्था है, ये कोई राजनीतिक व्यू नहीं कह सकते इसको। वो ऑलरेडी शुरू से आत्मसात करते हैं। एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें ही पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। संत रविदास तो कह गए कि सच्चे मन में ही प्रभु का वास होता है। 645 साल बाद रविदास के आम भक्त उनके दर्शन के लिए वाराणसी में लाइन लगाकर बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और उन्हीं भक्तों के वोट के लिए संत रविदास के दर्शन करने वाराणसी पहुंचने वाले हर दल के नेता सीधे आशीर्वाद और दर्शन पा जाते हैं। नेता भले कहें ये सब राजनीति के लिए नहीं, जनता कहती है कि दलितों की समस्या पर पर्दा डालकर वोट लेने वाली प्रथा बन गई है। नेता लोग जो आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये आए हैं तो किस वो सोच से आए हैं? क्या आपको लग रहा है? वोटा चल रहे हैं, नहीं वोटा करके नहीं, वोट के लिए आए। पहले भी आपने देखा है कि ऐसे आते रहे हो मंदिर पे? सुना है पहले ही आई उरे पहली बार इसमें देखे नहीं। आज आपने देखा होगा 3-3, 4-4। हाँ, जाए आज यूपी और पंजाब के चुनाव है और ये सब माहौल है, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। हाँ, जैसे करके यार ये वोट मिले सर। जो पढ़े लिखे दलित हैं, बेरोजगार हैं। हाँ, इवन B.Tech, M.Tech क्वालिफाइड लड़के बेरोजगार हैं। उनको कोई 10,000 की जॉब भी प्रोवाइड नहीं कर रही गवर्नमेंट। दलित वोटों का चक्कर कितना बड़ा, ये समझकर कहानी आगे देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 21% दलित मतदाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा 32% दलित वोटर। संत रविदास जयंती पर यूं तो पहले भी प्रधानमंत्री वाराणसी से दिल्ली तक दर्शन करने जाते रहे, लेकिन अभी चुनावी माहौल में ये दर्शन कैसे राजनीतिक रूप से फलता फूलता और फायदेमंद होता है, ये देखिए।
दिल्ली के संत रविदास विश्राम धाम में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री भजन करती महिलाओं के पास पहुंचे। झांझ, मंजीरा, ढोलक के साथ भजन चलता है। अचानक प्रधानमंत्री खुद महिलाओं से झांझ मांगते हैं और भजन गाती महिलाओं के साथ झांझ बजाने लगते हैं। ऐसी तस्वीरों का प्रभाव क्या पड़ता है, ये सुनकर समझिएगा। बड़ा अच्छा लगा, जैसे पता नहीं आज क्या मिल गया हमारे को। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हुई है हमें। बेटे भी हमारे बीच है, हमारे बीच वो जब ये वाला खंजरी बजाई है, ये वाला बजाया और हमें हमारी मंडली बहुत उदास है, जो बहुत उदास है। नहीं, बात कुछ नहीं करी, बहुत खुश हुए हमारे गले लग गई बैठ के। हाँ, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। संत रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री को अपने साथ भजन में रमा हुआ देख महिलाएं खुश हो गईं। प्रतीक ज्यादा ताकतवर राजनीति का प्रदर्शन करते हैं, संदेश ज्यादा क्लियर जाता है। लेकिन दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक संत रविदास की जयंती पर दलित नागरिकों के मन में घर करने वाली यही राजनीति उन आंकड़ों पर पर्दा डाल देती है जो सवाल पूछते हैं। सवाल ये, अगर संत रविदास के दिखाए मार्ग पर सब चलते हैं तो फिर दलित महिलाओं से अपराध क्यों नहीं रुकता? एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है 2017 में देश में 10,735 दलित महिलाओं से अपराध के मामले सामने आए। 2018 में बढ़कर ये 10,880 महिलाओं तक पहुंच गए। 2019 में 12,330 दलित महिलाओं से देश में अपराध हुआ। इसीलिए चाहे लंगर में प्रसाद खाते नेता दिखे या लंगर में प्रसाद का वितरण करते नजर आए, बाहर लाइन में लगाकर जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु खड़े हैं, उन्हें लगता है कि ये सब दलितों के वोट के लिए राजनीतिक रस्साकशी है मात्र। वोट बैंक के चक्कर में तो आए रहे नहीं, तो कौन पूछता है, कौन आता है बीच में? देखते हैं वो कुछ तो ये बहाना हो गया, उनका बर्थडे है, कुछ जनता वो इकट्ठी हो रही है, जनता भी देखेगी उनको तो शोर भी मचेगा, वो देखने आए, पता चलेगा लोगों को हम आए। वो बैंक उसके वोट के चक्कर में आ रहे हैं। अब वापस दिल्ली से कहानी को देखिए, जहां संत रविदास की आरती के बाद 15 वर्ष से पूजा का जिम्मा संभालने वाले पुजारी से प्रधानमंत्री बात करते दिखते हैं। कुछ ही पल में अचानक प्रधानमंत्री किसी को आवाज देते नजर आते हैं, दरवाजे की तरफ आगे बढ़कर बुलाते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता साथ आते हैं। उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री इशारे में कुछ निर्देश देते हुए दिखते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद लगा कहानी क्या है पता करनी जरूरी है। आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी ने इस पूरे वाकये के बारे में संत रविदास मंदिर के पुजारी से बात की। अब सुनिए दिलचस्प कहानी। हमारे से कहने लगे कहाँ के रहने वाले हो आप? तो मैंने बताया सर मैं यूपी जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और तो कह रहे बच्चे उच्चे दाखिला करा रखे हो, पढ़ा वढ़ा रहे हो या नहीं? तो मैंने बताया साहब एडमिशन के लिए मैं पिछले साल से सरकारी विद्यालय में मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए परेशान था। मैं अपने सांसद जी के पास भी गया था, जो हमारे जनपद श्रावस्ती से श्री राम श्रीमल वर्मा जी हैं। 2 बार मैं उनके पास गया, लेकिन कुछ कारणवश एडमिशन हो नहीं पाया। तो तुरंत उन्होंने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री गुप्ता जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई बुलाया, तुरंत नाम लेकर के बुलाया और बोला भाई आदेश जी देखिए ये पंडित जी का जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है करके और इनका एडमिशन करें। इस कहानी से 2 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि संत रविदास मंदिर के पुजारी भी अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में दाखिला कराने के लिए राजनेताओं की सिफारिश के भरोसे हैं। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री उनकी तुरंत मदद का निर्देश देते हैं। यही कारण है कि पंडित जी भावुक हो जाते हैं। उनकी जी भावुक हो रहा हूँ मैं क्योंकि वो क्षण मेरे लिए बहुत अमूल्य है। तो क्या संत रविदास जयंती पर हर दल के नेता की तरफ से ये पूजन चुनावी माहौल में दलित वोटर को भावनाओं में वशीभूत करके वोट पाने की कोशिश है, ताकि सब कुछ अच्छा दिखे, बाकी पर पर्दा रहे? जैसे 2020 के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा दलितों को अपराध का शिकार उत्तर प्रदेश में होना पड़ा, जहां देश में दलितों से हुए अपराध का 25% हिस्सा अकेले होता है। बिहार नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर, मध्य प्रदेश नंबर 4 पर। 4 राज्य मिलकर ही देश में दलितों से जुड़े अपराध के 2/3 केस के लिए जिम्मेदार है, जबकि यहाँ देश के 40% दलित ही रहते हैं। 2020 में देश के क्राइम के आंकड़े बताते हैं
एक एससी आबादी के नागरिक को हर 10 मिनट में अपराध का सामना करना पड़ता है। 2019 के मुकाबले 2020 में कोरोना के साल में भी देश में दलितों से अपराध के आंकड़े 10% बढ़ गए। सिर्फ अपराध ही नहीं होता, न्याय मिलने में भी दलित नागरिकों के साथ बहुत देरी की जाती है। इसकी रिसर्च भी हमने की। SC/ST एक्ट के तहत केस में कोर्ट में केसों के लंबित रहने की दर 96.5% है। इस तरह हर साल रविदास जयंती पर हर दल का दलित जनता के प्रति उमड़ा प्रेम दलितों से अपराध के आंकड़े पर पर्दा डाल देता है। फिर साल भर कई हिस्सों में देश के दलित दूल्हे को घोड़ी पर अपनी बारात ले जाने के लिए भी पुलिस सुरक्षा के आसरे रहना पड़ जाता है। वाराणसी से सुप्रिया भारद्वाज, अभिषेक मिश्रा और दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। रविवार को तीसरे चरण की वोटिंग है। 2 फेज की वोटिंग के बाद के असली रुझानों पर क्या बीजेपी और क्या समाजवादी पार्टी, दोनों तरफ से पर्दा डाला जा रहा है, क्योंकि 2 चरण के मतदान के बाद ही हमला, गोली, गाली, लाठीचार्ज का एक ऐसा रुझान भी दिख रहा है जो ये दावा करता है कि चुनाव एक तरफा नहीं बल्कि कांटे का उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले 2 चरण में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की गर्मी निकाल दी। ये चुनावी टक्कर पर क्या पर्दा डालने की कोशिश है? कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए पहले चरण में ही, और जब कन्नौज के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी और इनका धुआं उड़ा देंगे इस बार कन्नौज के लोग। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पहले 2 चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ये चुनाव की जमीनी हकीकत है या पर्दा डालने की कोशिश? उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। इसका परिणाम जानना चाहते हो क्या? लोग से बोलो, जानना चाहते हो क्या? और लोग से बोलो, जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अखिलेश यादव फिर कहते हैं कि तीसरे चरण की वोटिंग में बीजेपी शून्य हो जाएगी। ये क्या इलेक्शन की सच्चाई है या सच्चाई पर पर्देदारी? लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं, और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 चरण के ट्रेंड ने सेट कर दिया, योगी ही आ रहे हैं। ये ट्रेंड वाकई ऐसा ही है या ट्रेंड पर पर्दे की पॉलिटिक्स? उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की वोटिंग जो हुई है, इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दो चरण में 113 सीट पर मतदान के बाद भले 5 चरण में मतदान अभी बाकी है, लेकिन अब तक 2 चरण की वोटिंग को देखकर अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए गए। क्या वाकई किसी की भी जीत की लहर 2 चरण में नजर आने लगी है? अगर है तो फिर क्यों एक वोट के लिए गोली चला देने का आरोप लग जाता है? ये वायरल वीडियो शाहजहांपुर का बताया जाता है, जहां दूसरे चरण में मतदान के अगले दिन तिलहर विधानसभा के विक्रमपुर चकोरा गांव में 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई। दावा है इसी वीडियो में जो गोली चली वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बूथ एजेंट रहे सुधीर सिंह यादव पर चलाई गई, जिनकी मृत्यु हो गई। ये चुनाव का मामला नहीं है, बेसिकली ये ग्राम प्रधानी का इनका रंजिश है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हालांकि ये सब एक ही परिवार के हैं,
पट्टीदार हैं और एक ही जाति के हैं, लेकिन ये ग्राम प्रधानी का इनका पुराना रंजिश चला आ रहा है। आज भी इन्हीं रंजिशों के चलते इनके बीच में झगड़ा हुआ और इस पर विवाद बढ़ा और फायरिंग हुई। क्योंकि बूथ एजेंट था कोइंसिडेंटली, तो इस वजह से ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये बूथ एजेंट की गोली मारकर हत्या हो गई। पुलिस के बयान को ही आधार माने तो क्या शाहजहांपुर में एक एक वोट के लिए पुरानी रंजिश इतने खतरनाक मोड़ पर आ गई कि गोली मारकर हत्या कर दी गई। जे वहाँ बूथ एजेंट थे ते वहाँ एक लड़की फर्जी वोट डालने आई थी, तो उनने इनको कहा कि दोबारा क्यों आ रही, तो बीजेपी वाले ने इनको क्यों रोक रहे हैं, इसलिए। क्या असल में जमीन पर उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही है, जिसकी वजह से सिर्फ एक वोट के लिए गोली चल जा रही? अगर यही सच है तो फिर क्यों राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से अपनी हवा की बात का पर्दा डाल रहे हैं? जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बज गया कि नहीं बज गया? 300 पार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है, और मैत्री वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बजते दिखते हैं और गृह मंत्री अमित शाह को 300 सीट की नींव पड़ी दिख रही है। क्या हकीकत इन दोनों दावों से अलग है? वरना क्यों शाहजहांपुर में ही दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठियां चला रही है, जो पुलिस पर ही फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाकर प्रदर्शन करते हैं? क्या सच्चाई ये कि एक तरफा वोटिंग किसी के पक्ष में अभी 2 चरण में नजर नहीं आई, वरना इतना प्रदर्शन क्यों है? आरोप यहाँ तक लगा कि जब दूसरे चरण में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, तो शाम को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर पथराव करके हमला किया। क्या चुनाव में जमीन पर असल में खूब करीबी टक्कर चल रही है? इस सवाल का आधार ये है कि हमले के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। ये टूटी हुई गाड़ियां देखिए। ये गाड़ियां करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की है। बाकी गाड़ियां उनके काफिले की। आरोप है मंगलवार शाम करहल में प्रचार से लौटने के दौरान रहमतुल्लापुर गांव के करीब समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने हमला किया। सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो, और जिसने एमपी बनाया, और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो 2-2 जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया, और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। करीब 24 घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को यह भरोसा दिलाया था कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं। पुतिन के इस बयान को वजन देने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सैनिकों की वापसी वाले वीडियो भी पोस्ट किए।
लेकिन व्लादिमीर पुतिन और रूस के इन दावों पर अमेरिका और नेटो देशों को बिल्कुल भरोसा नहीं। उनका दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना की संख्या को और बढ़ा दिया है। कैसे? अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रूस ने 2 जगह से अपनी सेना को हटाया है। पहली जगह है क्रीमिया, जहां से रूस ने अपनी आर्टिलरी यूनिट को हटा दिया है, और वहीं दूसरी जगह यूक्रेन की पूर्वी सीमा है। पूर्वी सीमा जहां से 150 राइफल डिवीजन हटा दी गई हैं। इसके अलावा पुतिन के इन दावों पर रूस से आने वाली तस्वीरों पर भी सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल क्या उठ रहे हैं ये भी आइए हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। क्योंकि रूस ने भले ही ये कहा कि उसने ये सब हटा लिया है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के दावों पर विश्वास नहीं। रूस की एक अज्ञात जगह रात के वक्त एक पुल से ट्रेन गुजरती है। जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ती है, इस पर रखे टैंक दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए, इस वीडियो को बनाने की रूस की मंशा एक खास संदेश देने की है, नाटो और अमेरिका को बताने की है कि वो यूक्रेन की सीमा से पीछे हट रहा है। मंगलवार से रूस का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन की सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को वहां से हटा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रूस का इरादा बदल गया है तो फिर ये क्या है? रूस का सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से पटा पड़ा है। लोग रूस की सेना, टैंक और तोप की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें रूस की सेना अपने हथियारों को ट्रेन और सड़क मार्ग से ले जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस अपनी सेनाएं कम कर रहा है तो फिर यूक्रेन के बॉर्डर पर ये ड्रिल क्यों हो रही है? कहीं ये पुतिन की चाल तो नहीं है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन से जंग नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव दिया। По поводу хотим мы этого или нет? Конечно, нет. हम यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हमने बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दोनों देशों में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना आएगी। यूक्रेन बॉर्डर से कुछ रूसी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिकी रिपोर्ट में बुधवार सुबह हमले का दावा किया गया था, लेकिन पुतिन ने यह बयान देकर इस संभावित हमले की हवा निकाल दी। लेकिन रूस पर किसी को एतबार नहीं है, उसमें चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, नाटो चीफ, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और यूक्रेन, सभी का मानना है कि पुतिन की बातें जमीनी हालात से मेल नहीं खाती। We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. जो बाइडेन ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उसकी वजह भी जानिए। ये बेलारूस की तस्वीर है, जिसमें रूस की सेना 2 मिसाइलों का परीक्षण करती है। रूस के दोस्त बेलारूस से आई ये तस्वीर पुतिन के दावों पर शक की पहली वजह है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है। इस मिसाइल का नाम टोचका है, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण मंगलवार को किया, यानी जिस दिन पुतिन ने जंग की बात से इनकार किया, उनकी सेना ने यूक्रेन के बॉर्डर पर इतनी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया। सवाल यह है कि अगर रूस की मंशा शांति की है तो फिर ये क्या है? And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. यूक्रेन पर खतरा न टलने का एक और संकेत देखिए। ये उस खतरे का अलार्म है जो कभी भी दुनिया को मुसीबत में डाल सकता है। रूस की वायुसेना यूक्रेन पर लगातार एक्शन मोड में है और हमले का अभ्यास कर रही है। उसके सभी खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमान मोर्चे पर तैनात हैं, जो पुतिन का इशारा मिलते ही यूक्रेन पर बम की बरसात कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए 1.5 लाख सैनिक, 1300 टैंक, 1680 तोप और 3700 आर्मर्ड व्हीकल जंग के मैदान में उतार रखे हैं।
उसकी सेना लगातार अलग अलग जगह पर युद्धाभ्यास कर रही है। ऐसी एक ड्रिल की तस्वीर देखिए जो बेलारूस में किसी अज्ञात जगह की है। इसमें रूस के सैनिक हमले का प्लान बनाते हुए देखे जा सकते हैं। चारों तरफ बर्फ के बीच तोप के गोले बरस रहे हैं। रूस की सेना अपने ही दावे पर सवार उठा रही है। इसीलिए रूस पर नजर रखने वाले संगठन नाटो का भी कहना है कि रूसी सेना के पीछे हटने की अभी तक वो पुष्टि नहीं कर सका है। There are signs from Moscow that diplomacy should continue. This gives grounds for cautious optimism. But so far, we have not seen any sign of de-escalation on the ground. रूस ने मंगलवार को बताया है कि उसने अपने सैनिक यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से हटा लिए हैं, लेकिन अमेरिका और नेटो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। नेटो और यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं करता तब तक वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। अभी आगे देखना है कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। रूस ने जिन 2 जगहों से सेना हटाई है उसमें एक क्रीमिया है, जहां से उसके सैनिक 2014 से मौजूद थे। वहीं यूक्रेन बॉर्डर पर एक जगह से उसके सैनिक पीछे हटे हैं। लेकिन अमेरिका का दावा है कि अब भी 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन को रौंदने को तैयार हैं और लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। We haven't yet seen that. It may happen in the next 24 hours or 12 hours. What we had seen was, as of yesterday, the opposite. We saw large field hospitals being built in a number of districts around Ukraine, and indeed we saw continued deployment from holding areas into more forward areas. रूस पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा लगातार बढ़ा रहा है। अभी पिछले दिनों एक अनुमान के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 1.5 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। उसने अभी एक बड़ी एक्सरसाइज बेलारूस के साथ समाप्त की है। इसके मद्देनजर नेटो और यूक्रेन को आशंका है कि रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन अलग होकर एक देश बन गया। अब उसकी योजना रूस के विरोधी संगठन नाटो में शामिल होने की है। इस बात से ही रूस नाराज है। बड़ी बात यह है कि रूस ने शांति का प्रस्ताव तब दिया जब जंग की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से हुआ। अब सवाल यह है कि क्या हमले का प्लान लीक होने की वजह से कहीं रूस ने अपने सैनिकों को पीछे करने का दाव तो नहीं चला? क्या ये कहीं पुतिन की चाल तो नहीं है? कीव यूक्रेन से राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। युद्ध हो या फिर खेल, माइंड गेम का अपना महत्व है। व्लादिमीर पुतिन ने नरमी के संकेत दिए तो जो बाइडेन गर्म हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका नेटो के इलाके में मौजूद एक इंच जमीन की रक्षा पूरी शक्ति के साथ करेगा। किसी भी नेटो देश के विरुद्ध हमला सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। अमेरिका और नेटो का यही रवैया व्लादिमीर पुतिन की चिंता का असली कारण है। नेटो रूस की तरफ चारों तरफ से घेराबंदी कर चुका है। बेलारूस और यूक्रेन, देखिए किस तरह से बेलारूस और यूक्रेन जो हैं उन्हें छोड़कर रूस के ज्यादातर पड़ोसी देश नेटो के झंडे तले खड़े हो गए हैं। इसके अलावा बेलारूस और यूक्रेन एक तरह से नेटो और रूस के बीच बफर जोन की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि पूरी तरह से यहां पर नेटो की घेराबंदी से पुतिन को नुकसान हो रहा है, पुतिन नाराज हो रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो 1949 से यूरोपीय देश नेटो का हिस्सा बन रहे हैं। पिछले 71 सालों में यूरोप के इक्का दिक्का देशों को अगर हम छोड़ दें तो तकरीबन हर देश खुद को नेटो का हिस्सा बना चुका है। ये देखिए 1949 से 1952 से 1982 तक, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन की भी यही इच्छा है, उसकी रूस से नहीं बनती और वो नेटो की सुरक्षा चाहता है। मगर व्लादिमीर पुतिन को यह मंजूर नहीं और वो उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है नेटो के विरुद्ध रूस की सुरक्षा दीवार, जिसमें बेलारूस और यूक्रेन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहां देखिए, रूस और नेटो देशों की यह दीवार ही अलग करती है। अगर यूक्रेन भी नेटो में चला गया
तो फिर रूस की सीमा पर अमेरिकी सैनिक तैनात हो जाएंगे। रूस इसे एक बहुत बड़ा खतरा मानता है और चाहता है कि नाटो यूक्रेन को लेकर तस्वीर अपनी पूरी तरह से साफ करे। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस की संसद ने यूक्रेन के 2 राज्यों को आजादी की मान्यता अब दे दी है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो के साथ जाए, लेकिन वो ये भी जानता है कि अपनी बात मनवाने का एक ही तरीका है और वो है यूक्रेन पर उसके हमले का खतरा। यूक्रेन को लेकर रूस कितना गंभीर है, उसका एक उदाहरण मंगलवार को रूस की संसद में देखने को मिला। एक अहम घटनाक्रम में रूसी संसद ने वोटिंग करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के 2 गणराज्यों लुहानस्क और डोनेस्क की आजादी को मान्यता देने की अनुमति दे दी। इन दोनों गणराज्यों ने खुद को यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। रूस ने इन दोनों गणराज्यों के 7,20,000 लोगों को अपनी नागरिकता दी है। यहाँ 2014 से ही विद्रोह शुरू हो गए थे। अगर पुतिन यूक्रेन से अलग हुए इन दोनों गणराज्यों को मान्यता देते हैं तो ये शांति समझौता का उल्लंघन माना जाएगा। यूक्रेन के लुहानस्क और डोनेस्क राज्य रूस के करीब है। यहाँ पर रूसी बोलने वालों की बहुतायत है। इस इलाके में रहने वाले अधिकतर लोग रूस समर्थक हैं और 2014 में दोनों ही राज्यों के लोग यूक्रेन से अलग होने को लेकर जनमत संग्रह भी कर चुके हैं। यूक्रेन अपने देश में इस तनाव के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता है, जो उसके दोनों पूर्वी राज्यों में अलगाववादियों का समर्थन करता है। रूस के इसी खतरे को देखते हुए यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ है। अमेरिकी नेतृत्व वाले संगठन में शामिल होकर वो खुद को सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन रूस ऐसा होने से पहले ही उसे सबक सिखाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे परमाणु हथियारों की धमकी तक देनी पड़े। क्या आप जानते हैं, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है और क्रीमिया को सैन्य तरीके से वापस लेने का फैसला करता है, तो यूरोपीय देश खुद ब खुद रूस के साथ सैन्य संघर्ष में आ जाएंगे। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। पुतिन की इन्हीं धमकियों की वजह से अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में चले गए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच रोज जुबानी जंग हो रही है। We are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. साल 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। रूस ने क्यूबा में अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर परमाणु मिसाइलें तैनात करने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। अब रूस अमेरिका पर उसकी सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। कीव यूक्रेन से राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।